ये है मशहूर गलापागोस आइलैंड्स, जो घर है शानदार जानवरों के मिले जुले संगम का। थियरी ऑफ एवोल्यूशन का जन्म स्थान है ये। जिसे प्रेरणा मिलती है इनसे, हाँ, इन्हीं फिंच से। ये हैं ओरिजिनल म्यूटेंट्स। ये ना अलग अलग द्वीपों के अलग अलग खाने को अपने अनुकूल बनाने के हिसाब से अपनी संरचना बदलते रहते हैं। अब जैसे बड़ी ग्राउंड फिंचेस ने बीजों को कुचलने के लिए अपने लिए तोते जैसी चोंच विकसित की, और वुडपेकर फिंच ने पेड़ों से ग्रब को पकड़ने के लिए अपनी चोंच विकसित की। और ये कैक्टस फिंच, इनकी चोंच कैक्टस के बीजों को जांचने में मदद करती है। क्यों, अब मान गए ना मेरी बात? एक कॉमन पूर्वज से फिंच की 18 प्रजातियों ने अलग अलग तरह के खाने के लिए अलग अलग प्रकार की चोंच विकसित की है। लेकिन ग्राउंड फिंच की इस खास प्रजाति के लिए एक जानलेवा समस्या थी, पानी। ये परमिएबल वॉल्केनिक रॉक के एक ऐसे द्वीप पर रहता है जहां से मीठा पानी अपने आप निकलता रहता है। तो फिर इन्हें पीने का पानी मिलता कहां से है? आइए देखते हैं यहाँ रहने वाले बाकी सब जीव क्या करते हैं। अच्छा, ये ना सिकुड़े हुए पुराने पंक रॉकर्स की तरह लग सकते हैं, लेकिन इन मरीन इग्वानास ने इसका तोड़ निकाल लिया है। दूसरे अन्य शैतान रॉकस्टार्स की तरह इन्होंने भी बड़ी मात्रा में एक खतरनाक केमिकल अपने शरीर के अंदर ग्रहण किया हुआ है, और वो है नमक। इनका खाना होता है एल्गी, और वहीं से इन्हें मिलता है भारी मात्रा में नमक। लेकिन ये तो है गलापागोस आइलैंड्स। इसका मतलब इन्होंने सच में अपने आप को बदला है। अब जरा इन जनाब को देखिए। जी नहीं, ये कोई बुरी आदत नहीं है। इस तरीके से ये अपने शरीर में से एक्स्ट्रा नमक निकालते हैं अपने नेजल ग्लैंड्स के जरिए, और ये सब अभी भी यही कर रहे हैं। ऐसा करने से ना इनके खून में नमक का लेवल मेंटेन रहता है। तो जो दूसरे प्यासे जानवर है ना, ये इनके साथ रेप्टिलियन डिसैलिनेशन प्लांट्स की तरह बिहेव करते हैं। टिक्स, इनके खून से इन्हें पौष्टिक आहार और हाइड्रेशन मिल जाता है। और अब यहां से हमारे फिंच का काम दोबारा शुरू होता है। ये टिक्स को खाते हैं, हाइड्रेशन लेते हैं, और एक तरीके से इग्वानास की मदद करते हैं। लेकिन ये है गलापागोस आइलैंड्स। यहाँ एवोल्यूशन तो कभी रुकता ही नहीं है। ये ना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई बाहर आ गया हो किसी हॉरर फिल्म से। आर्किपेलागो के उत्तरी छोर पर फिंच ने बिचौलियों को बाहर निकाल दिया है। और इन्हें कहते हैं वैम्पायर ग्राउंड फिंच। ये सीबर्ड्स के शरीर पर जख्म बनाते चले जाते हैं। ये घाव ज्यादा घातक नहीं होते, पर ये प्यासे नन्हे वैम्पायर्स इनका खून पीते जाते हैं, पीते चले जाते हैं। इस तरह का बिहेवियर आर्किपेलागो के 19 द्वीपों में से सिर्फ 2 ही द्वीपों पर देखने के लिए मिलता है। इतना दूर। लेकिन यह है गलापागोस आइलैंड्स। जहां एवोल्यूशन कभी थकता नहीं, कभी रुकता नहीं। एक म्यूटेंट से भी अजीब क्या हो सकता है? उनकी पूरी फैमिली। तो जाहिर सी बात है, होते ही होंगे फैमिली मिसएडवेंचर्स। मिलिए नर गैरिबाल्डी डैमसेल फिश से।
ये अपने रॉकी रीफ कम्युनिटी में काफी पॉपुलर है और सबका फेवरेट पार्टी गेस्ट है और इसे पापा बनने की बहुत जल्दी है। ये मार्च का महीना है और गैरिबॉल्डी की मीटिंग अप्रैल में शुरू होती है, तो इस वक्त ये अपना सारा समय अपने बच्चों के लिए नर्म रेड एल्गी पर सुरक्षित जगह बनाने में व्यतीत कर रहा है। पूरे महीने सावधानी से ये अपने पैच की रक्षा करेगा, इसे बेहद आरामदायक बनाएगा, तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर लंबा, अपने नन्हे बच्चों के लिए एकदम परफेक्ट। ओह, एक मादा गैरिबॉल्डी, और ये कितनी खूबसूरत है। और जब ये अपने बच्चों के लिए रहने की जगह देखेगी तब इसे समझ में आएगा कि ये कितना अच्छा पिता है। लेकिन उससे पहले इसे इसका दिल जीतना होगा कुछ खूबसूरत डांस मूव्स से। ये मादा के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। जो कि परफेक्ट है उन अंडों के लिए जो इसने अभी अभी संभाल कर रखे हैं। पर इस मादा में मातृत्व तो है ही नहीं, ये तो अपने ही अंडों को कुतरने लगती है, जिससे कि भड़क जाता है उसका गुस्सा और वो उसे अपने घर से बाहर निकाल देता है। अब इस पर एक जुनून सवार हो जाता है और गुस्से की इस आग में घी डालने का काम करता है उसके अंदर छुपा हुआ पिता का प्यार। और अब उसके और उसके बच्चों के बीच कोई नहीं आ सकता। और एक दूसरी मादा ने ये बात समझ ली है, पर वो क्या है ना, एक अच्छे पिता के प्यार से बढ़कर आकर्षक और कुछ नहीं होता। और ये जल्द ही 24 अन्य मादाओं के साथ अपने संबंध भी बनाता है और अब ये अपने सारे अंडों की देखभाल कर रहा है। कुछ लोगों के लिए ये कुछ ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये नर गैरिबॉल्डी अब पीछे नहीं हटेगा। कुछ हफ्तों बाद प्लैंक्टोनिक के अंतिम लार्वे अब बिखर जाते हैं और इसी के साथ एक बार फिर से ये अपनी रॉकी रीफ कम्युनिटी का एक पॉपुलर मेंबर बन जाता है और सबका फेवरेट पार्टी गेस्ट भी। लेकिन अगले साल मार्च में ये फिर वापस आएगा। दुनिया के इतने बड़े महासागर में कुछ पल तो निकालिए स्क्विड के लिए। ऐसा लगता है जैसे यहाँ हर कोई स्क्विड को ही खाता है। सील भी स्क्विड खाती हैं, व्हेल्स भी स्क्विड खाती हैं, बर्ड्स भी स्क्विड खाती हैं, फिश भी स्क्विड खाती हैं, क्रैब्स भी स्क्विड खाते हैं, यहाँ तक कि स्क्विड भी स्क्विड खाती है। आप समझ ही गए होंगे। स्क्विड्स महासागर की फूड चेन का एक अहम हिस्सा हैं। अच्छा, ऐसे में कोई क्या करे जब मरने के चांसेस जीने से कहीं ज्यादा हो? ऐसे में बहुत ही ज्यादा तेजी से जिया जाएगा। ये है कैलिफोर्निया मार्केट स्क्विड। ये बहुत तेजी से चलता है, बहुत तेजी से बढ़ता है और बहुत ही तेजी से जीता है और 4 महीनों में ये पूरी तरह सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है। और अब इसकी और इसके साथियों की बकेट लिस्ट में बस एक ही विश होती है, मेट करना। ये सब इकट्ठे होते हैं शेल्टर्ड वाटर में। अपनी रेड क्रोमेटोफोर सेल्स को फ्लैश करते हुए और अपने बेस्ट डांस मूव्स दिखाते हुए ये अपनी ही जैसी तेज मादाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। 2 हफ्तों तक एक दूसरे के साथ नाचने के बाद आखिर वो तय कर लेता है कि बस यही है मेरे सपनों की रानी। वो अपने टेंटिकल्स उसके इर्द गिर्द लपेटता है और फिर दोनों अपने दुश्मनों को चेतावनी देते हुए लाल रंग में चमकने लगते हैं।
और फिर वो अपने अंडों को फर्टिलाइज करने के लिए उसके अंदर छोड़ देता है। उस रेतीले सबस्ट्रेट में एक मादा तकरीबन 300 अंडे एक साथ दे सकती है। इन थैलियों में कुकून्ड अंडों में से नए जीव कम से कम 3 हफ्तों में बाहर आ जाते हैं। उन दोनों का काम बस यहीं तक था। इसके बाद दोनों नर और मादा स्क्विड की मृत्यु हो जाती है। अब समुद्र तल में अगर कुछ बिखरा है तो वो हैं कुछ निर्जीव स्क्विड्स और ढेर सारी नई जिंदगियां। हर साल इसी तरह स्क्विड प्रजाति अपनी पूरी जनरेशन बदल देती है, क्योंकि मृत्यु के बाद भी ऐसा ही लगता है जैसे हर कोई बस खाता है स्क्विड्स को ही। मृत्यु के बाद भी काम आ रहे हैं। शुक्रिया स्क्विड। लेकिन जब बात आती है म्यूटेंट्स की तो आप जितना देखेंगे ना ये उतने ही अजीब होते चले जाएंगे। क्यों एक साधारण जिंदगी जिए जब आप एक ऐसी जिंदगी जी सकते हैं जो है मोर म्यूटेंट। ये है एक रिबन ईल। ओह, है ना खूबसूरत। इसका नीला और लाल रंग एक नर की मैच्योरिटी की निशानी है। युवा नर छोटे और गहरे काले रंग के होते हैं और मादा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हम इस पर बाद में लौट कर आते हैं। ओके। रिबन ईल्स को खाना पसंद है मछलियां, पर मछलियां इतनी फुर्तीली होती हैं और साथ ही इतनी डरपोक भी। पर जरा इसे देखिए, ये कितना स्टनिंग है। 3 फुट लंबी तैरती हुई इस खूबसूरत रिबन ईल को मिस करना नामुमकिन है, इसलिए ये अपना अधिकांश हिस्सा छुपा कर रखता है। अपने घर से चुपके चुपके झांक कर ये अपने शिकार का इंतजार करता है। पानी की लहरों के साथ झूमते हुए कोई ऐसी हरकत नहीं करता जिससे कि मछलियां सतर्क हो जाएं। इसके बेहतरीन बाहरी नॉस्ट्रल्स अपने शिकार को ढूंढने में मदद करते हैं। ये उनके इतना करीब है कि आसानी से उन्हें पकड़ सकता है। लेकिन ये जल्दबाजी में कुछ नहीं करेगा और पकड़ लिया, बशर्ते ये पूरी तरह से तैयार हो पकड़ने के लिए। नॉन टेरिटोरियल ये दूसरे ईल्स के साथ खुश रहता है। ये देखिए, 2 मेल्स, 2 मेल्स, 2 और मेल्स। हर एक ईल जब पैदा होता है तो वो नर ही होता है। अब याद आया मैंने क्या कहा था। और मादा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हम इस पर बाद में लौट कर आते हैं। ओके। जब 2 मेल्स एक साथ एक ही घर में रहते हैं तब एक खास प्रोसेस से, जिसे कहते हैं प्रोटैंड्रस हर्माफ्रोडाइटिज्म, एक नर मादा बन जाती है और फिर एक नए अवतार में बाहर आती है और ये हो जाती है खूबसूरत पीले रंग की। अब ये पूरी तरह से अपने प्रजनन अंगों के साथ मिलन के लिए तैयार है। एक खूबसूरत ईल का एक खूबसूरत सॉल्यूशन। कभी कभी सोचना पड़ता है कि भाई नाम में क्या रखा है। ये है द एम्परर श्रिम्प, बेहद खूबसूरत। इसके पास है ये कैरेज और प्रोटेक्शन, जिससे इसका कोई फायदा नहीं। एम्परर एंजल फिश को पूजता है क्लीनर श्रिम्प समूह, और क्लाउन फिश को तो सभी प्यार करते हैं। LOL, है ना। और फिर कुछ ऐसे हैं जो इस नेम गेम में थोड़े से अनलकी हैं। द हैग फिश, द वॉटी फ्रॉग फिश, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा अनलकी है द सार्कास्टिक फ्रिंज हेड। ये देखिए, ये रहा अपने शेल से बाहर झांकते हुए। देखिए, इसके फ्रिंज असली नहीं होते, और जहां तक सार्कास्टिक होने की बात है तो ये मुझे जवाब तो देगा नहीं, इसलिए ये सार्कास्टिक है या नहीं मैं ये भी नहीं बता पाऊंगी। पर हाँ, ये खुशकिस्मत है क्योंकि इसके पास है ये शेल। समुद्र में ऐसे सुरक्षित घर बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, क्योंकि यहाँ होते हैं स्पाइडर क्रैब। ओह, ये पैर तो काफी लंबे, 20 सेंटीमीटर लंबे, लगभग इस फ्रेंच हेड जितने लंबे।
लेकिन ये तो अपनी जगह डटी हुई है। वाह, शायद इसे टेरिटोरियल फ्रिंज हेड बुलाना चाहिए। ये अपने घरों की जमकर रक्षा करते हैं। ये दोनों ना कुछ ज्यादा ही नजदीक हैं। आमतौर पर ये इतना नजदीक तभी आते हैं जब इन्हें अपने इलाके में अपना वर्चस्व स्थापित करना होता है, और वो भी बनकर फुल म्यूटेंट। ये अपने मुंह को जितना फैला सकते हैं उतना फैलाते हैं। बंद मुंह की अपेक्षा 4 गुना ज्यादा। इनका रंग और आकार डराने के लिए ही बने हैं। जितना बड़ा जबड़ा उतना प्रभावशाली फ्रिंज हेड। और इसका पता आप दोनों के बीच चल रहे मुकाबले को देखकर लगा सकते हैं। हाँ, मुझे पता था जीत तो इसी की होनी थी। और तो और इसे तो जीत का इनाम भी मिल गया, यानी कि मादा। क्या बात है। लेकिन अक्सर दिल के मामले ना इतने आसान नहीं होते, खासतौर पर तब जब आप हो अजीब। प्यार हमारे चारों तरफ है। प्यार हमें ऊपर उठाता है और हमारे अरमानों को पंख देता है। इनसे मिलिए जिन्हें तलाश है म्यूटेंट लव की। अच्छा, आपको ना दया आ ही जाएगी इस वुल्फ ईल पर। इसे देखकर ना दूर दूर तक दिमाग में वो शब्द भी नहीं आएगा, हैंडसम। ऊपर से ये है बिल्कुल अकेला। एक खूबसूरत साथी के इंतजार में ये अपनी गुफा के पास ही अपना जीवन व्यतीत करता है। उम्र 4 साल और लंबाई 7 फुट। काश कि इसका भी कोई साथी होता जिसके साथ ही अपना खाना शेयर करता, जो इसके खाने की कला की तारीफ करता। कैसे झट से इसने कांटेदार जीव भी खा लिया। ये आज का सबसे घिनौना दृश्य होगा जो इस रॉकफिश ने देखा होगा। भले इसके दांत अजीब से टूटे हुए और भद्दे दिख सकते हैं, लेकिन ये अपने ताकतवर और कठोर शिकार का कचुम्बड़ बनाने में पूरी तरह से सक्षम है। इसकी गुफा के आसपास अच्छा शिकार मिल जाता है, और 2 लोगों के लिए ये जगह काफी भी है। कहीं ना कहीं तो होगी इसकी साथी। देखो, वो आ गई, वही जिसका उसे इंतजार था। ये रोमांस किसी हवा के झोंके जैसा है, और अब ये दोनों रहेंगे हमेशा साथ साथ। ये दोनों बहुत खुश हैं। घर में नन्हे मुन्ने मेहमान जो आने वाले हैं। 10,000 खूबसूरत वुल्फील बेबीज। ओ, कितने प्यारे हैं। इन सभी को सावधानी से अपने आसपास लपेटकर ये एक एक करके सबको खाना खिला रही है। जैसे ही अंडे से बच्चे निकलते हैं, ये तुरंत अपने माता पिता को छोड़कर समुद्र में चले जाते हैं। इनमें से काफियों की मृत्यु हो जाती है, पर जो बच जाते हैं वो बन जाते हैं एक विशालकाय युवा, और फिर एक मैच्योर अडल्ट। और फिर से एक बार वही सिलसिला शुरू होगा, तड़पने का। इंतजार होगा उस स्पेशल समवन का जो बनेगा इनका उम्र भर का साथी। जानवरों की दुनिया में ना जिंदगी का संगीत एक अलग ही सुरताल में बना होता है। अगर जीवन एक डांस है तो ये स्पिनर डॉल्फिन्स हैं बैले डांसर्स। इनके पतले टॉर्पीडो के आकार वाले शरीर एक बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए ही बने हैं। एक छलांग में ये हवा में 7 रोटेशंस ले सकती हैं। शायद पैरासाइट से पीछा छुड़ाने के लिए, या शायद कुछ कम्युनिकेट करने के लिए, और यकीनन
थोड़ा शो ऑफ करने के लिए। लेकिन देखिए, कोई भी बैले कंप्लीट तो होता ही नहीं है प्रीमा बैलरीना के बिना। खूबसूरत और फुर्तीली, ये बस अभी अभी जवान हुई है और इसे पाने के लिए अभी से नरों की लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं। ढेर सारे नर डॉल्फिन्स का झुंड एक बार में बहुत सी मादाओं के साथ संबंध बनाता है, पर इस वक्त तो यही है सबका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। नर डॉल्फिन्स का एक छोटा सा समूह उसे बाकी डॉल्फिन से अलग ले जाता है और वहां सभी काफी रोमांटिक हो जाते हैं। मादा डॉल्फिन्स इन सबके साथ संबंध बनाएगी। स्पिनर डॉल्फिन पेनिट्रेशन आमतौर पर 20 सेकंड से भी कम समय का रहता है, लेकिन इनमें से अधिकांश को मौके बार बार भी मिलेंगे। ये सब सुनने में आपको बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन इसी तरह मादा डॉल्फिन प्रेग्नेंट होती है। और ऐसा माना जाता है कि अंत में वो तय ही कर लेती है कि उसे किस पार्टनर के अंडे फर्टिलाइज करने हैं। और जानते हैं इस सब में सबसे खूबसूरत बात क्या है? हर नर डॉल्फिन नए जन्मे बच्चों का पूरा ध्यान रखता है, उनकी रक्षा करता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये बच्चे उसी के हैं। और 3 साल तक बच्चों का पालन पोषण करने के बाद मादा एक बार फिर लौट कर आएगी, एक बार फिर अपनी डांसिंग स्किल्स से सबका दिल जीतने। म्यूटेंट्स कुछ अजीब तरह से आगे बढ़ते हैं और ये आगे आगे और अजीब होता चला जाता है। जब सफर थोड़ा मुश्किल होने लगता है तब म्यूटेंट्स भी टफ होने लगते हैं और अब वक्त है इनके साथ भागने का, और ये है द टफ क्राउड, हाइड्रोइड्स। ये देखने में किसी पौधे के जैसे लग सकते हैं, लेकिन हकीकत में ये हैं खतरनाक जीव जिन्हें पॉलिप्स कहते हैं। ये अपने आसपास आने वाले हर जीव पर अपने जहरीले डंक को नेमाटोसिस्ट से एक जहरीला प्रहार करते हैं। जाहिर है इसीलिए इनसे ज्यादातर जीव दूर ही रहते हैं। लेकिन ये स्केलेटन श्रिम्प भीड़ से जरा अलग है। ये हैं कीलों जितने सख्त। अच्छा, ये ना इतने छोटे होते हैं कि मुझे समय समय पर आपको इन्हें दिखाना पड़ेगा। ये देखिए। खैर चलिए वापस कहानी पर चलते हैं। स्केलेटन श्रिम्प न केवल उन जहरीले डंकों से बच जाते हैं, बल्कि अच्छे से फलते फूलते भी हैं। उन हाइड्रोइड्स को अपना सुरक्षा कवच बनाकर ये बैकग्राउंड में विलीन हो जाते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। ये अपने हाइड्रोइड का इस्तेमाल करके लहरों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और डिट्राइटस पर अपने खाने को फिल्टर करते हैं और घात लगाकर शिकार को छीन लेते हैं। इनकी मूवमेंट अपने आप में कमाल है, एक अलग ही तरह का एक्सपीरियंस है। आगे बढ़ने के लिए अपने शरीर को मोड़ना, सीधा करना इनकी एक कला है। ये इतने टफ होते हैं कि इनकी लाइफ ही डेथ के साथ शुरू होती है। कुछ मेल श्रिम्प्स की रीढ़ की हड्डी बहुत जहरीली होती है, जिसे ये एक पंक्चर करने वाले हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये लड़ते हैं मिलन के अधिकार के लिए। या तो जीतते हैं या फिर मर जाते हैं। मादाएं इतनी टफ होती हैं कि वो अपने एक्सोस्केलेटन को पिघलाने के बाद ही मेट कर सकती हैं, और इस वक्त ये यही तो कर रही है। नर मादा के नए एक्सोस्केलेटन के सख्त होने से पहले ही उसके अंडों को फर्टिलाइज कर सकता है, उसके दिल की तरह। कभी कभार मिलन हो जाने के बाद वो नर को मार देती है, पर मादा इसे छोड़ देती है। ये एक थैली में अंडे देती है। स्केलेटन श्रिम्प के बच्चे बहुत सख्त होते हैं। वो अंडों से पूरी तरह बनकर ही बाहर आते हैं और बाहर आते ही झूलने लगते हैं।
ये बिल्कुल अपनी माँ पर ही जिंदा रहते हैं, इसलिए अब माँ पर अपनी जगह पक्की करने के लिए ये लड़ रहे हैं। खुद जीवित रहने के लिए ये उसी के शरीर को अपना भोजन बनाने लगते हैं। तब तक जब तक इनकी माँ इन्हें फाइनली निकाल नहीं देती एक कठिन, बहुत कठिन दुनिया में अपना रास्ता खुद बनाने के लिए। ये आवाज हूफ बीट्स की तरह लग रही है ना? ये तो घोड़े लग रहे हैं। आपको क्या लगा आज सिर्फ ओशन की ही बात होगी? वैसे आपने बिल्कुल सही सोचा, क्योंकि ये स्टालियन और उसका ये हैरम कमाग हॉर्सेस हैं। इन्हें द हॉर्सेस ऑफ द सी के नाम से भी जाना जाता है। ये दक्षिणी फ्रांस में रहते हैं, जहां भूमध्य सागर मिलता है रोन डेल्टा से, और इनकी कई पुश्तें सदियों से इन वेटलैंड्स पर रहती आई हैं। प्यार करने वाले, अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़े करने वाले और खूबसूरत दिखने वाले। धीरे धीरे ये अपने शरीर से पिगमेंटेशन खोते रहते हैं और पूरी तरह से अडल्ट होते होते इन्हें मिलता है ये खूबसूरत रंग रूप, बिल्कुल सफेद, और ये अन्य समान प्रजातियों की तुलना में कहीं अधिक खूबसूरत है। स्टालियंस को निश्चित रूप से अपना रूप रंग विरासत में मिला है, लेकिन इन्हें एक खतरनाक वातावरण में रहने की शक्ति भी विरासत में ही मिली है। फिर चाहे सर्दियों में बर्फीली हवाएं हों या बाढ़ से प्रभावित नमकीन दलदल हो या झुलसा देने वाली तेज गर्मी, प्रजनन के लिए इनके हैरम को भोजन की आवश्यकता होती है, जो कि कम आपूर्ति में हो सकता है। लेकिन इन्होंने अपने आप को ऐसे बदला है कि ये रीड्स और वीड्स खाकर भी गुजारा कर सकते हैं, जो अन्य जानवरों के लिए नामुमकिन होता है। कभी कभी तो ये एक लंबे समय तक बिना भोजन के रहते हैं, लेकिन ये प्राउड स्टालियन हमेशा आगे बढ़ता रहता है। ये दलदली जमीन से गुजरने के लिए अपने हैरम को प्रोत्साहित करता है, और इनके ब्रॉड हूव्स विशेष रूप से इनके जल जमाव वाले वातावरण को संभालने के लिए बिल्कुल अनुकूल है। इसी तरह एक साथ ये वेटलैंड्स पर मीलों चलते चले जाते हैं, जिंदगी एक साथ जीने के लिए। पर एक जंग ऐसी भी है जो स्टालियन को अकेले लड़नी होगी। टॉप पोजीशन के लिए अपनी दावेदारी साबित करता एक युवा। उसका गहरा कोट उसके युवा होने का संकेत देता है। अगर ये जीतता है तो हैरम का नेतृत्व यही करेगा। ये स्टालियन उस युवा चैलेंजर से कहीं ज्यादा ताकतवर है। आगे मिलेंगे और भी कई चैलेंजर्स, पर फिलहाल ये अपनी जीत का जश्न मना रहा है अपने हैरम का नेतृत्व करके। तो ये थे द हॉर्सेस ऑफ द सी। ब्रूटल वेटलैंड से उलट बेइंतहा खूबसूरत। हर म्यूटेंट खूबसूरत नहीं होता, कुछ थोड़े से अजीब भी दिखते हैं। कभी कभी प्रकृति जो आपको देती है ना, वो पूरा नहीं पड़ता। इनसे मिलिए जिन्हें पसंद है अपनी ही फैशन बाउंड्रीज को पुश करना। क्रैब्स बने हैं सर्वाइव करने के लिए। ये अपनी पूरी ताकत अपने शरीर के आसपास एक कठोर एक्सोस्केलेटन शेल बनाने में लगा देते हैं, जो इन्हें समुद्र तल में बिना किसी डर के घूमने के लिए सुरक्षा प्रदान करता है, पूरी आजादी के साथ। प्रकृति ऐसे काम नहीं करती। ये आया ऑक्टोपस, ये आई कटल फिश,
अपने सेंसेस को इस्तेमाल करके क्रैब को ढूंढते हुए उसका शिकार करने के लिए। एक तेज है और एक शातिर है। शार्प बीक्स कुचलती हैं और जहरीली लार लकवा मार देती है। कहाँ गए सुरक्षा के इंतजाम अब? शायद इससे यह साफ हो जाता है कि हर्मिट क्रैब्स शेल उगाने की जहमत क्यों नहीं उठाते और किसी और के शेल का इस्तेमाल करते हैं। अब क्योंकि इनका एक्सोस्केलेटन कभी सख्त नहीं होता, इसलिए ये अपने नाजुक शरीर को किसी और के शेल में छुपा देते हैं। सुरक्षा ज्यादा, मेहनत कम। पर ये युवा केकड़ा मुसीबत में है। ये अपने शेल के लिए काफी बड़ा हो गया है, इसलिए अब इसे एक बड़े शेल की तलाश है। ऊपर यहां तो पहले ही कोई रहता है और इस शेल के मालिक को ये घुसपैठिया पसंद नहीं है। अब शुरू होगी दोनों में जंग। अरे रे रे, ये तो मुसीबत हो गई। युवा केकड़े को उसके सुरक्षा कवच से बाहर निकाल दिया गया है। उसका नर्म, छोटा, बिना कैल्शियम युक्त एक्सोस्केलेटन अब बिना शेल के है और कोई भी उसे आसानी से देख सकता है। अच्छा, वो कहते हैं ना कि गंभीर खतरे के समय आपको प्रेरणा के लिए दूसरों के जीवित रहने की कहानियों को याद करना चाहिए, है ना? और इसके रिश्तेदार एनेमोनी क्रैब की कहानी तो बहुत ही जबरदस्त है। ये है थोड़ी जुनूनी, ये थोड़ी सनकी है और अपने प्रोटेक्टिव शेल को एनेमोनी से सजाने में व्यस्त है। अब देखिए ना, जब ये घूमती है तो इन्हें खाने की कोई कमी नहीं होती और बदले में ये इसे देते हैं एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। जैसे इस वक्त ये सीधे खतरे की ओर बढ़ रही है। एक ऑक्टोपस। वो इसके एनेमोनी कोट के नीचे इसके स्वादिष्ट मांस को सूंघ सकता है। इसे बस इतना करना है कि उसके पास पहुंचे और उसे छुए। पर यह ऐसा कर नहीं पाया क्योंकि उसके एनेमोनीज भरे हुए हैं किससे? नेमेटोसिस्ट से। वो छोटे छोटे डंक जो इंपैक्ट होने पर जहर छोड़ते हैं। अब ये ऑक्टोपस के लिए संभालना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये काफी है उसकी जान बचाने के लिए। सर्वाइवल। छोटे केकड़े उसके शेल के लिए उससे लड़ने की कोशिश करते हैं। एक बड़े और सुरक्षित शेल में घुसने के लिए उसकी कोशिश अब भी जारी है, लेकिन अब वो 2 शेल से बाहर हो चुका है। ये सारा ड्रामा आसपास से गुजरते हुए 2 जीव देखते हैं शेलफिश स्नैक खाते हुए। आखिरकार एक राहगीर बीच बचाव करने की कोशिश करता है, पर जनता अन्याय के खिलाफ अपने पिंसर्स उठाती है और अब इसने इस बड़े शेल पर आखिर कब्जा कर ही लिया है। और अब जाहिर है कि वो इसके अंदर जाने की कोशिश करेगा। ये तो काफी बड़ा है, इसलिए अब ये वापस वहीं लौट जाता है जहां से ये सब शुरू हुआ था, अपने पुराने शेल में। ये जरा टाइट है, पर कम से कम सुरक्षित तो है। समुद्र में किसी म्यूटेशन के आधार पर किसी का नामकरण करना काफी कॉमन है, जैसे जायंट ग्रीन एनेमोनी, द स्पाइनी डेविल फिश और द बिग बेली सी हॉर्स। और फिर ये भी है द कोकोनट ऑक्टोपस। और जैसा नाम वैसा काम, इसे बहुत पसंद है नारियल, लेकिन वो हर शेल का साइज ट्राई करता है क्योंकि उसे चाहिए एक परफेक्ट फिट। अपने विकास की शुरुआत में ऑक्टोपस ने चंचलता और बुद्धिमत्ता के लिए अपने प्रोटेक्टिव शेल की कुर्बानी दे दी थी। इसलिए टिप से टेंटिकल तक केवल 6 इंच के नीचे
वो पोर्टेबल सुरक्षा के रूप में अपने सेटअप का इस्तेमाल करता है। शिकारियों से छिपना और शिकार करना, क्योंकि घात लगाकर बैठे एक शिकारी की तरह शेल भी शिकार में काफी मदद करते हैं। ये अपनी चोंच को केकड़े के शेल में डालता है और फिर उसमें पैरालाइज करने वाले जहर का इंजेक्शन छोड़ता है। अब ये बड़े प्यार से उसे उसके ही घर में खा सकता है। जब ये अपने लिए एक परफेक्ट प्रोटेक्टिव सेटअप की तलाश में होता है, तब इसे अपनी बड़ी सोच की कीमत चुकानी ही पड़ती है। अपने साइज के लिए हर ऑप्शन को ट्राई करना ही चाहिए। ये टफ है, ये काफी बड़ा है और इसे बंद भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ है जो सही नहीं है, पर वो बात ना इसकी अक्ल के परे है। किसी किसी शेल का ना कुछ हिस्सा ही सही लगता है। ये सही फिट है, पर तब तक पक्का कुछ नहीं कह सकते जब तक ये वास्तव में अपने बिना हड्डियों के शरीर को वहां से हटाकर इसे आजमाता नहीं। शायद थोड़ा हार्ड है ये। बढ़िया तो है, पर इसमें वो बात नहीं। खोजते रहेंगे जब तक सही शेल ना मिल जाए। चलो आगे बढ़ा जाए। सिर्फ इसे और एल्गी ऑक्टोपस को ही इस तरह से चलते देखा गया है। बिना किसी प्रोटेक्टिव शेल के खुद को बचाने के लिए इस तरह फटाफट चलना एक अच्छी चाल है, पर यह चाल ज्यादा नहीं चलने वाली। समुद्र तल एक खतरनाक जगह हो सकती है, इसलिए अगर जरूरत पड़ी छिपने की तो ये इसमें छिप जाएगा। ये अक्सर तब होता है जब ये हार मानने के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है और मानो इसकी मुराद पूरी हो गई। ओह वाह, इसका पहला पहला प्यार एकदम परफेक्ट फिट। और इसमें तो वो नए शेल वाली खुशबू भी है। वैसे तो इसका निकनेम है कोकोनट ऑक्टोपस, पर फिलहाल ये किसी क्लैम की तरह खुश लग रहा है। कहते हैं अच्छी चीजों में वक्त लगता है, तो अजीब चीजों में तो ज्यादा वक्त लगना चाहिए, है ना? ये आपकी तरफ हो सकता है या आपके अगेंस्ट भी। चाहे जो भी हो, इस वक्त तो ये है म्यूटेंट टाइम। ये है कोरल एटॉल। ये एक शानदार लगून है जो एक सुरक्षित कोरल रीफ से घिरा हुआ है। ये महासागर में सबसे अलग तरह का इकोसिस्टम है और बहुत बहुत खूबसूरत भी। लेकिन ये एक म्यूटेंट है और ये यहाँ कैसे पहुंचा? ये जानने के लिए हमें समय को थोड़ा पीछे लेकर जाना होगा। अभी समुद्र शांत है, लेकिन एक आइलैंड जन्म ले रहा है। पानी के नीचे एक ज्वालामुखी फूट रहा है। यहाँ 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान का पिघलता हुआ लावा तैर रहा है और ये शक्तिशाली महासागर में बढ़ रहा है। लावा आता रहता है, ये कठोर हो जाता है और फिर करता है निर्माण। ये समुद्र की सतह को तोड़ते हुए आसमान की ओर बढ़ रहा है। और बना रहा है एक आइलैंड। पर इस आइलैंड की जिंदगी उधार की है। जियोलॉजिकल फोर्सेस पहले से ही इसे वापस समुद्र तल में डुबाने की तैयारी कर चुके हैं।
लेकिन एक डूबते हुए टापू से आप महासागर के उस डाइवर्स इकोसिस्टम तक कैसे जाते हैं? ये जानने के लिए हमें जाना होगा यहाँ। कोरल पॉलिप्स नामक छोटे जानवर स्पॉनिंग कर रहे हैं। साल में एक बार पूर्णिमा के बाद ये ट्रिगर होता है, जब पानी का तापमान बिल्कुल सही होता है। वाटर कॉलम में उनके अंडे और स्पर्म्स सिंक्रोनाइज तरीके से रिलीज करने के लिए। लार्वे का एक फर्टाइल सूप बनाते हुए इन्हें तलाश है एक नई जगह की जिसे ये कह सके घर। और जरा इनकी किस्मत तो देखिए, यहीं पास ही में है एक नया बना आइलैंड। पानी की लहरों के साथ तैरते हुए ये नए लार्वे इस नए आइलैंड तक पहुंच ही जाते हैं और यहीं बस जाते हैं, पानी की सतह के ठीक नीचे, जहां वो गर्म धूप में पनपते हैं, डिट्राइटिस और प्लैंक्टोनिक लार्वे का भोजन करते हैं। लगातार अपने सुरक्षात्मक एक्सोस्केलेटन्स का निर्माण करते हुए हार्ड कोरल बड़ा होता चला जाता है। जैसे जैसे आइलैंड डूबता है वैसे वैसे ये बढ़ते रहते हैं, और ये तब तक बढ़ते हैं जब तक कि लाखों वर्षों के बाद ज्वालामुखी द्वीप पूरी तरह से वापस समुद्र तल में डूब गया है। कोरल एटॉल को पीछे छोड़ते हुए अपने अस्तित्व की तलाश में क्या क्या हासिल किया जा सकता है, इसका एक शानदार उदाहरण हमारे सभी म्यूटेंट्स मिस एडवेंचर्स के पीछे छुपा हुआ है।